जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार संयुक्त एकेडमी में। आज हम देख रहे हैं कि एसएससी जीडी के हिंदी के प्रैक्टिस के बारे में, जो हमने लगातार आपको वीडियो यूट्यूब पर मिल रही है। आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस करने से आप में प्रतिदिन सुधार आएगा, ठीक है, जिससे आप प्रतिदिन एक कदम वर्दी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे जो संघर्ष करेगा उसको वर्दी मिलनी तय है, क्योंकि आपका फरवरी में पेपर है, ठीक है। तो आपके पास जो भी 50 से 60 दिन है, आप जी जान लगा दीजिए अपना पढ़ने में, और अब की बार उस एग्जाम को उसकी औकात दिखाइए और अपनी एक वर्दी ले लीजिए, ठीक है। तो हम संघर्ष करने के लिए आपके साथ खड़े हैं, और आप भी संघर्ष करते रहिए, चाहे ठंडी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो। लगातार कार्य करते रहिएगा। लगातार कार्य करने से आप में लगातार सुधार आएगा, लगातार सुधार आएगा, जिससे आप आसानी से पेपर के करीब पहुंच जाएंगे और आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता, आप सफल हो जाएंगे। चलिए देखते हैं इस प्रैक्टिस के बारे में। प्रैक्टिस करने से हमको यह फायदा होता है कि हमको किस टाइप से पढ़ाई करनी है, कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। हमने प्रीवियस ईयर के प्रश्न लिए हैं, प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और आगे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी किस प्रकार एसएससी जीडी में पूछी जाती है और किन किन चैप्टर पर विशेष ध्यान देना है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, ठीक है। आप लोग इस सेशन को देखिएगा और जितना आपका सही हो रहा है आप कमेंट करके बताइएगा कि हमारा इतना सही हो रहा है। 20 में टारगेट रखते हैं, 20 में 20 का हम टारगेट रखते हैं, 20 में 20 का। आपको 20 में 20 का टारगेट लेकर चलना है, क्योंकि हिंदी और रीजनिंग और मैथ इसमें आप 20 में 20 कर सकते हो। आपके अंदर अगर जुनून जज्बा है तो 20 में 20 कर सकते हो। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। चलिए ये रहा पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। वर्तनी से बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप लोग अच्छे से वर्तनी को पढ़ लीजिएगा, अच्छे से उसको लिख लीजिएगा। लिख लिख कर पढ़ने से आपको कभी भूलता नहीं, कहाँ पे आप मात्रा गड़बड़ कर रहे हैं, कहाँ पे क्या कर रहे हैं। इससे क्या होता है, आप भूलते नहीं हैं लिखने से। चलिए देखते हैं कि निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी क्या। अंत्याक्षरी बार बार पूछा जाता है, अंत्याक्षरी को ध्यान से अंत्याक्षरी हो गया, उज्जवल हो गया, कवित्री हो गया, और तुम्हारा कालिदास हो गया, ठीक है, हिरण्यकश्यप हो गया। यहाँ से 4-5 प्रश्न ऐसे हैं वर्तनी से जो बार बार पूछे जाते हैं, तो हम वर्तनी में ध्यान देंगे। आप लोग बताइएगा, वीडियो को रोक के आप लोग आंसर मारिएगा, उसके बाद हम बताएंगे कौन सा सही होगा। तो आप लोग मिला के देखिएगा क्या आपका सही हो रहा है। चलिए देखते हैं। अंत्याक्षरी, अंताक्षरी, अंताक्षरी या अंत्याक्षरी। तो शुद्ध वर्तनी क्या है, अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी क्या है, अंत्याक्षरी, ठीक है, अंत्याक्षरी लिखा जाता है। अच्छा, अगर आपका गलत हो रहा है तो आप जब भी बैठा करो तो नोटबुक पेन या रफ पेन आपके हाथ में होना चाहिए, तभी पढ़ा करो। ऐसा नहीं कि आप लेटे हैं और वीडियो को देख रहे हैं, ऐसा नहीं। लिखने से कोई चीज़ आपको याद हो जाती है आसानी से, बाद में जब वह पेपर में मिलेगा तो आपको याद हो जाएगा कि कहाँ पे कैसा मात्रा लगाना था, कि जो हमारा गलत हुआ था, अब की बार हम इसको सही करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। अंत्याक्षरी अगर आपका सही हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सही हो रहा तो आप नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। आग का तत्सम, तत्सम बताना है, संस्कृत वाला शब्द बताना है, तत्सम बताना है, ठीक है। चलिए समझते हैं आग का तत्सम। तत्सम, आग का क्या अग्नि होता है या अग्नि होता है या अग्नि होता है, अग्नि होता है कि अगिन होता है, ठीक है। तो हम समझते हैं आग का तत्सम, अग्नि नहीं कहेंगे, अग्नि कहेंगे। क्या कहते हैं, अग्नि। आग का तत्सम क्या होता है, अग्नि, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। उपजाऊ का विलोम है, उपजाऊ का विलोम है। विलोम शब्द से हमेशा पूछा जाता है, और विलोम आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा विलोम, 50, 60, 100, 200 विलोम पढ़ लीजिएगा। विलोम एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर भी आपके सामने आ जाएगा तो आप सही कर देंगे। तो उपजाऊ का विलोम, यहाँ पे ऊसर और बंजर में बहुत लोग कन्फ्यूज हैं। जबकि क्या होगा, उपजाऊ भूमि होती है, उसके बाद ऊसर भूमि होती है, बंजर नहीं कहेंगे। उपजाऊ का विलोम क्या होता है, ऊसर। क्या होता है, ऊसर। और रोपण का विलोम होता है उन्मूलन, उन्मूलन। रोपण का अर्थ होता है किसी चीज को रोपण करना, मतलब
लगाना, जैसे कह सकते हैं हम वृक्ष रोपण कर रहे हैं या धान की रोपाई कर रहे हैं। रोपण मतलब लगाना, उन्मूलन मतलब क्या होता है, उसको उखाड़ना, उसका अपोजिट क्या, उखाड़ना, लगाना उखाड़ना, ठीक है ना। बात समझते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ से उपजाऊ का विलोम क्या होगा, ऊसर। उपजाऊ भूमि होती है ऊसर भूमि, जिसमें बहुत ज्यादा धान गेहूं या अन्य फसलें होती हैं उसे उपजाऊ भूमि बोलते हैं, और जहां पे आपका बहुत कम मात्रा में होगा उसे बंजर भूमि बोलते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है तो कहेंगे घोटक तरंग है वजी, ठीक है। घोड़ा का पर्यायवाची होता है घोटक है वजी, जबकि तरंग नहीं तुरंग होता है। क्या होता है, तुरंग। यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक करेगा आप घूम जाएंगे, यहाँ से आपको ध्यान देना है। तुरंग मतलब घोड़ा होता है, तरंग मतलब क्या होता है, तरंग। देखो तरंग का पर्यायवाची होता है तरंग, लहर, लहर, ठीक है, लहर, तरंग, विची, हिलोर, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, लहर के, ठीक ना। यहां से तुम्हारा किसका पर्यायवाची किसकी है, लहर की। लहर, विची, हिलोर, तरंग, ये सब आपके किसके पर्यायवाची हैं, लहर के, ठीक है ना। आगे देखते हैं, मयूर का मोर का, मोर का क्या होता है, मयूर, सिखी, केक, नीलकंठ, सारंग। हम जब भी पर्यायवाची का प्रश्न लेंगे और आज से एक दो पर्यायवाची आपको यहाँ पे मिलेगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा कि जो इंपॉर्टेंट होगा, मोर का होगा मयूर, सिखी, केक, नीलकंठ, सारंग, ठीक है ना। यहां से पर्यायवाची शब्द लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, मोर का पर्यायवाची। अच्छा, कमल का बहुत बार पूछता है, कमल का पर्यायवाची बताओ, कमल का पर्यायवाची। तो कहेंगे कमल का होता है जलज, जलज, पंकज, सरोज, नीरज, जलज, पंकज, सरोज, नीरज, ठीक ना। इस प्रकार से हमारे कमल के पर्यायवाची हैं, जलज, पंकज, सरोज, नीरज, ठीक, कमल के पर्यायवाची है। और देखते हैं हम, मोर का पर्यायवाची इसको लिख लो और कमल का पर्यायवाची भी लिख लो, ठीक है। और घोड़ा का पर्यायवाची हमने बताया कि घोड़ा, घोटक, हाय, बजी, सांध्यव, और उसके बाद तुरंग। घोड़ा का पर्यायवाची होता है तरंग मतलब लहर, तरंग, लहर, विची, हिलोर, ये सब किसके, लहर के पर्यायवाची है। आगे समझते हैं अगला प्रश्न, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताओ। अनेक शब्दों के एक शब्द, मतलब कोई लंबा शब्द लिखा जाएगा, आपको छोटे में बताना है कि उसको क्या कहा जाएगा। जैसे देखते हैं, जिस पर आक्रमण हो उसे क्या बोलते हैं, आक्रमण, आक्रमण, आक्रांत, आत्मघाती। अच्छा, आत्मघाती, जो अपनी घात स्वयं करे वो क्या है, आत्मघाती, ठीक है। आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, आक्रांत। आत्मघाती, जो अपनी अपनी घात या अपनी आत्महत्या होता है, आत्महत्या शब्द सुने हो, आत्महत्या जो अपनी हत्या स्वयं करता, उसी प्रकार से है आत्मघाती, जो अपनी घात स्वयं करे, क्या है वो, आत्मघाती है। विश्वासघाती, जो विश्वास को आपको तोड़े, विश्वासघाती है, ठीक है। आगे समझिए, अनल, अग्नि शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए, ठीक है। अनल क्या होता है, अनिल क्या होता है, बार बार पूछा जाता है ये शब्द कि अनल क्या है, अनिल क्या है। अनल मतलब होता है आग, अनल मतलब क्या होता है, आग, जबकि अनिल मतलब होता है हवा। इसको नोट कर लेना, अनिल को, अनल को कहते हैं आग, अनिल को कहते हैं हवा। ये कई बार पूछा गया है प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको लिख लेना कि अनल मतलब आग होता है, अनिल मतलब हवा होता है, ठीक। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, आग लगने पर कुएं खोदना लोकोक्ति। देखो लोकोक्ति और मुहावरे से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। आग लगने पर कुआं खोदना, मुहावरे का अर्थ जल्दी से कार्य करना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, मुसीबत आने पर घबरा जाना, कुआं खोदकर पुण्य कमाना, ठीक है। तो आप कहेंगे कि आग लगने पर कुआं खोदना, कहने का मतलब कि मुसीबत आने पर घबरा जाना, कि संकट के समय बचाव के लिए सोचना। संकट के समय बोला है क्या,
इसका उत्तर होगा बी, ऑप्शन बी। जो ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है उनका। संकट के समय बचाव के लिए सोचना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, ठीक ना। संकट के समय बचाव के लिए सोना, जैसे आपका पेपर आ गया है, पेपर आ गया, 10 दिन बचा है पेपर, अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि संकट से बच जाए। अरे अगर पिछले प्रैक्टिस कर लिए होते 2-3 महीने तो शायद आप में बहुत ज़्यादा सुधार आ जाता। लेकिन जब आप पेपर के टाइम, वही कहावत हो गई, वही लोकोक्ति हो गई कि आग लगने पर कुआं खोदना, अर्थात पेपर आ गया, अब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। इससे पहले जो प्रैक्टिस किया हुआ आपसे आगे निकल जाएगा। और खेल 1-2 नंबर का रहता है, 1-2 नंबर में बहुत प्रॉब्लम होती है। 1 नंबर 2 नंबर से जो छंटता है उसको पूछिएगा, उसकी हाल पूछिएगा कि 1-2 नंबर का अहमियत क्या होता है, ठीक है। तो आप संकट के समय का इंतजार ना करिए और प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए। चलिए देखते हैं आगे। नीचे दी गए वाक्य का सही मुहावरा बताइए। मुहावरा बताना है। युवकों को डॉट डॉट होने पर विवाह करना चाहिए। विवाह कब करना चाहिए युवकों को? आप बताइएगा, विवाह कब करना चाहिए? अपने पैर पर दौड़ने योग्य, कि आदमी दौड़ने लगे विवाह कर ले, ऐसा नहीं है। अपने पैर पर अपने पैर पसारने के बाद अपने पैरों पर खड़े होने पर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, अच्छा, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू का अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना ना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू का अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। युवकों को अपने पैर पर खड़े होने पर विवाह करना चाहिए। ये नहीं कि आप पापा की बदौलत खा पी रहे हैं और आपकी पत्नी आ गई, वो भी आपके पापा पे डिपेंड हो गई। पापा पे डिपेंड होने का मतलब है कि वही उनका खर्चा देख रहे हैं। जब तक आप अपने पैर पर खड़ा होना क्या मतलब है कि आप सफल हो जाओ, काम करने लगो, कहीं आपका एक साधन बन जाए पैसे का, वही आप क्या हो गए, अपने पैर पर खड़े हो गए, ठीक है। कोई भी आप कार्य कर सकते हो, आप संघर्ष करो, मेहनत करो, ठीक है, तो आप कोई भी कार्य आपके लिए आसान हो जाता है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मतलब क्या होता है? अपनी प्रशंसा स्वयं करना। युवकों को अपने पैर पर खड़े होने पर ही विवाह करना चाहिए। अगर तुम सक्षम नहीं हो, अगर आप नहीं कमा सकते, तो आपका विवाह करने का कोई अधिकार नहीं है। आप वैसे ही रहो जैसे आप जानवरों की भांति रहो, खा पी के बस आराम से सो बस, ठीक है। और अगर आप अपने पैर पर खड़े नहीं हो सकते, आप सक्षम नहीं है, तो आपको विवाह करने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। कोई भी युवा हो, नहीं सक्षम है, मत करो विवाह, क्योंकि आप अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, साथ में किसी और की जिंदगी खराब करोगे और अपने बच्चों का भी खराब करोगे। चलिए देखते हैं आगे। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, वाक्य प्रयोग करके देख लेना, या तो साला साली वाला नियम जो बताए थे उसको देख लेना। यहां से देखना, मूंग क्या की जाती है? मूंग दरी जाती है, मूंग बोई जाती है, कह सकते हैं मूंग क्या बोई जाती, मूंग बोई जाती, कहेंगे नहीं मूंग बोया जाता है, मूंग बोई जाती है। मकई खाई जाती या काटी जाती है, काटा नहीं जाता, मकई काटा नहीं जाता ना, लेकिन कहेंगे गेहूं बोया जाता है, गेहूं काटा जाता, कहना गेहूं काटी जाती है। कोई कहता है कि गेहूं काटी जाती है, गेहूं काटा जाता है, तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। पुल्लिंग हमारा गेहूं है, जबकि क्या सरसों बोई जाती है, सरसों काटी जाती है, सरसों क्या है, उसका तेल निकाला जाता है। आगे देखते हैं। पुस्तक पढ़ी जाती है, इनमें कौन सा वाच्य है? पुस्तक पढ़ी जाती है, तो देखो प्रधानता यहाँ पे आपका कर्म का है कि पढ़ी जाती है, क्या पढ़ी जाती है? पुस्तक पढ़ी जाती है, तो कहेंगे हमारा क्या है? कर्मवाच्य। यहाँ पे कोई भाव नहीं प्रकट हो रहा है, पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्म की प्रधानता है, तो कहेंगे क्या? कर्मवाच्य, ठीक है। आगे हम समझते हैं अगला प्रश्न। प्रत्यार्पण शब्द में उपसर्ग है, अच्छा उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, आप समझते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय, प्रत्यय, ठीक है। उपसर्ग वह होता है जो किसी शब्द के पहले लगता है, पहले लगता है, पहले लगता है। अच्छा, प्रत्यय क्या होता है? जो बाद में जुड़ता है, बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के क्या बाद में जुड़ता है या लगता है ना। जैसे
उपसर्ग पूछा है तो प्रत्यय में कहेंगे कि उपसर्ग क्या है, प्रति। उपसर्ग और प्रत्यय ध्यान देना, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग जैसे किसी कोई भी शब्द होगा, अगर उपसर्ग पूछा जाएगा तो पहला जो जुड़ा रहेगा वो क्या होगा, आपका उपसर्ग होता। ठीक है, और प्रत्यय क्या होता है, बाद में जुड़ा होता है। जैसे विद्यालय, आलय जुड़ा है, बाद में क्या जुड़ा है, आलय, तो कहेंगे क्या, उसका क्या प्रत्यय है, आलय। उपसर्ग पहले जुड़ता है। चलिए देखते हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण वाक्य है। कई रेलवे के कर्मचारी भी इस विराट प्रदर्शन में भाग लेने के लिए पहुंचे, कोई त्रुटि नहीं है। आप लोग इसको देख के रोक के और ऑप्शन लगाइएगा टिक, कौन सा सही होगा। ठीक है, तो यहां से देखिए, कई रेलवे के, कई रेलवे के नहीं होगा, रेलवे के कई कर्मचारी, रेलवे के कई, रेलवे के नहीं होता है, रेलवे के कई, तो हमारा पहला क्या है, त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, इस विराट प्रदर्शन में भाग लेने के लिए पहुंचे, कोई त्रुटि नहीं है। त्रुटि कहां है, ऑप्शन ए में, कई रेलवे, रेलवे के कई कर्मचारी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध है, मैं गाने का शौक कर रहा हूं, शौक करना नहीं, शौक रखना होता है। मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूं, व्यायाम नहीं करना होता है, अभ्यास करना होता है। व्यायाम किसका किया जाता है, गाने का नहीं, शरीर का व्यायाम किया जाता है। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं, मैं गाने का कसरत कर रहा हूं, कसरत नहीं, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं, अर्थात ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, यहां से देखेंगे कि मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं। आपको शुद्ध वाक्य से बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि आप कहाँ त्रुटि कहाँ पे कर रहे हैं, आप मात्रा को देखिएगा। कभी कभी छोटी सी बिंदी भी आपके क्या शुद्ध वाक्य में गड़बड़ कर जाती है। आपको लगेगा सब समान है, लेकिन क्या होता है, एक मात्रा, एक बिंदी आपको बहुत ज्यादा काम कर जाएगी, एक मात्रा। ठीक है, आगे समझते हैं। रुपया डॉट डॉट है, रिक्त स्थान हेतु शब्द रिक्त स्थान से प्रश्न पूछे जाते हैं। रिक्त स्थान शब्द क्या भरा जाएगा, चुनिए। रुपए बोलते हैं या बजते हैं या खनकते हैं या आवाज करते हैं, तो जो सबसे उपयुक्त होगा, जो सबसे उचित होगा वह भरा जाएगा। क्या होता है, रुपया क्या करता है, खनकता है। रुपए क्या है, बजते नहीं है, रुपए क्या है, खनकते हैं। तो इसमें क्या भरा जाएगा, खनकते, रुपए खनकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अच्छा, जो भी आपको प्रश्न लग रहा है कि यह हमारा नहीं लग रहा है, गलत हो रहा है, उसको आप नोट करिएगा। ठीक है, ज्येष्ठ का विलोम, विलोम शब्द से फिर देखो प्रश्न है और 15, ज्येष्ठ का विलोम, विलोम से आपका प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए कह रहा हूं कि विलोम चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि विलोम से एक दो प्रश्न 100% मिल जाने वाला है एसएससी जीडी में। चलिए देखते हैं, ज्येष्ठ का विलोम। ज्येष्ठ का विलोम अग्रज, कनिष्ठ, अनुज, अरिष्ट। आपको बताना है कि ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहां से देख के आप टिक मारिएगा और मिलाइएगा क्या आपका ऑप्शन, क्या उत्तर आपका सही है। तो कहेंगे ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है, ज्येष्ठ का कनिष्ठ होता है। ज्येष्ठ का कनिष्ठ, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, कनिष्ठ मतलब छोटा। यहाँ पे देखिए अग्रज, अग्रज बड़ा होता है, अनुज छोटा होता है। देखो, विलोम में जिस प्रकार से शब्द दिया रहेगा आप विलोम उसी प्रकार से लिखेंगे, जबकि दोनों का अर्थ समान है। ज्येष्ठ का, अग्रज का दोनों बड़ा है, जबकि अनुज का और कनिष्ठ का दोनों छोटा है। लेकिन जिस प्रकार से शब्द दिया रहेगा हिंदी में, विलोम उसी प्रकार आपको लिखना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा उसी प्रकार से। ठीक है, तो आप लोग अगर इसका नहीं आता है, अग्रज, अनुज, ज्येष्ठ, कनिष्ठ, ये दोनों अच्छे से लिख लेना नोट में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न गद्यांश की तरफ आते हैं, क्योंकि गद्यांश बार बार आपका 5 प्रश्न 100% रहता है। लास्ट में 5 प्रश्न गद्यांश से रहते हैं, जो गद्यांश नॉर्मल रहता है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप गद्यांश से 5 में 5 सही करेंगे, ये हमारा वादा है। चलिए देखते हैं कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो और कहाँ पे आपको सुधार करना है। कहा है कि रिक्त स्थान 1 की पूर्ति करिए, रिक्त स्थान 1 की पूर्ति करिए। देखिए पैराग्राफ में क्या कहा है, परमात्मा ने सभी नर नारियों के आंखों में आंखों में मुस्कान दिया है। मुस्कान आंखों में होती है नहीं, आंखों में क्या होता है, स्मृति, हंसी, आंसू। आंखों में क्या होता है, आंसू होता है। परमात्मा ने सभी की आंखों में क्या दिया है, आंसू दिया है। ठीक है, आंखों में क्या दिया है, आंसू दिया है। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए।
इसमें कहा है कि परमात्मा ने सभी नर नारियों की आंखों में आंसू दिए हैं, इन्हीं आंसुओं के बल पर कोई साधारण मनुष्य क्या बन जाता है, निशाचर बन जाता है, असुर बन जाता है, दानव बन जाता है। आंसुओं के बल पर निशाचर और असुर और दानवों में आंसू नहीं बहते हैं। अगर आंसू होता, दया की भावना होती, तो उन्हें निशाचर नहीं कहा जाता या उन्हें दानव असुर नहीं कहा जाता। अगर जिसके पास दया का भाव होता है, जिसके पास आंसू बहते हैं, जिसके पास दया का भाव रखता है, वह इंसान होता है, वह राक्षस दानव नहीं होता है। तो क्या कहते हैं कि कहेंगे कि इन्हीं आंसुओं के बल पर कोई साधारण मनुष्य देवता बन जाता है, जिसको हम अधिक प्रेम और लगाव रखते हैं, क्या बन जाता है, देवता। देखिए, आंसुओं के बल पे, ठीक है, क्या बन जाता है, देवता बन जाता है। अगला देखते हैं, कोई राक्षस, अच्छा, साधारण मनुष्य क्या बन जाता है, सच्चा मानव बन जाता है, देवता बन जाता है। और कोई राक्षस पिघल कर फिर से, राक्षस पिघल कर इन्हीं दया के भाव से, देखो कोई कोई स्थिति ऐसी, कभी कभी ऐसा आपको घटना दिखाई देगा, आपका कोई भी ऐसी घटना दिखेगा जिससे आपका मन परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप किसी सफल इंसान को जब देखते हैं तो आपके मन में जरूर सवाल उठता है, अगर उठता है तो आप एक सच्चे व्यक्ति हो। उठता क्या है कि हम भी अगर संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, तो उस व्यक्ति की तरह सफल बन जाएंगे जो आज हम हमारे सामने खड़ा है। ठीक है, तो सफलता क्या, समय के साथ साथ परिश्रम करना, सफलता ऐसे नहीं मिलती है आप बैठ के सोच रहे हो सफल हो जाओगे, सोचने से कुछ नहीं मिलने वाला है, जाएगा केवल आपका समय बर्बाद होगा। बस आपको संघर्ष करना है, जितना संघर्ष करोगे निखार उतना ही आएगा। ठीक है, कोई भी कार्य करोगे अपना 100% पूरा जी जान लगा दो। अगर एक बार जी जान लगा दिया तो आप अच्छे से, आप 100% दे दो किसी काम में, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए देखते हैं, कहा है कि नंबर 3 की पूर्ति करिए यहाँ पे। और कोई राक्षस पिघल कर फिर से बुरा, राक्षस पिघल कर फिर से बुरा मानव बन जाता है, अहंकारी मानव, क्रोधी मानव नहीं, सच्चा मानव बन जाता है। अहंकारी तो पहले से ही है, बुरा इंसान पहले से, राक्षस अच्छा इंसान होता है नहीं, राक्षस बुरा इंसान होता है, क्रोधी इंसान होता है। जबकि क्या सच्चा मानव बन सकता है, राक्षस भी पिघल कर, आंसुओं के बल पे राक्षस भी पिघल कर क्या सच्चा मानव बन सकता है। आगे देखिए, पैराग्राफ वाला प्रश्न, ये पिछली बार पूछा गया प्रश्न, जितना पैराग्राफ आपसे प्रश्न लिया जाएगा वह 100% उसी से लिया जाएगा जो परीक्षा में पूछा गया है। आगे देखिए, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कि 4 का क्या बन जाता है, सच्चा मानव बन जाता है, जिस मनुष्य में जितनी अधिक निर्दयता या बेदर्दी या क्रूरता होती, अच्छा क्रूरता होगी, अहंकार होगा तो वह राक्षस होगा। लेकिन दया होती है उतना ही कोमल होता है, क्या, जिसके अंदर जितना ही दया होगी, क्या होगी, दया होती है, वह उतना ही कोमल होता है। जिसके पास दया होगी, आंसू होगा, वह एक कोमल इंसान माना जाएगा, साधारण व्यक्ति माना जाएगा। क्रूरता जिसके अंदर होगी, ठीक है, क्रूरता जिसके, घमंड जिसके अंदर होगा, उसके अंदर आंसू दया का भाव नहीं होता है। ठीक है, इससे व्यक्ति की पहचान होती है कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार से आपसे व्यवहार करता है। अब पता चल जाएगा आपको देख कर कि वह कोमल इंसान है कि क्रूर इंसान है। चलिए आगे देखते हैं, उदार और 4 हो गया आपका। नंबर 5 देखते हैं, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या कह रहा है कि क्या हो जाता है, दया होती है वह उतना ही कोमल, उदार और पूजनीय इंसान बन जाता है। निर्दयी इंसान या बदनाम इंसान, घृणा इंसान नहीं बनता, पूजनीय हो जाता है। आप उसी की पूजा करते हैं, उसी को मानते हैं जिसके पास दया का भाव होगा, जो आपको क्या करेगा, दया, आप पे दया रखेगा, आपसे लगाव रखेगा, आप उसी को पूजेंगे ना। ये नहीं कि आपको बार बार मार रहा है तो आप उसको पूजेंगे, या आपसे क्या, आपको बदनाम कर रहा है कहीं पर, आप किसी कार्य को लेकर आपकी बुराई कर रहा है तो आप उसको नहीं पूजेंगे। जो क्या, आप पे जो दया भाव का इंसान होगा, जो आप पे दया करेगा, आपसे स्नेह करेगा, लगाव रखेगा, आप वही इंसान पूजनीय होगा। चलिए, इस प्रकार से हमारा पैराग्राफ का जो भी प्रश्न था, हमने सभी प्रश्नों को किया। ठीक है, आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये हमारा चौथा प्रैक्टिस था।
लगातार हम प्रैक्टिस आपको करवाते रहेंगे, आप लगातार प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करने से आप में प्रतिदिन बदलाव आएगा। आप अच्छे से आने वाले समय में, आने वाले फरवरी में आप पेपर इसका देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से कितना प्रश्न पूछा था और हमने किस प्रकार से तैयारी की है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।